नमस्कार। आज बात करते हैं पैरों में सूजन, टखने में सूजन या लेग्स में सूजन की। ये जो टखने, लेग्स या पैरों में सूजन है, इसके अनेक कारण हैं और ये कारण सामान्यतया बहुत गंभीर कारण होते हैं। इन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि टखने की यह सूजन आपको बहुत बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है और समय पर यदि आपने इसे पहचान लिया तो आप अपनी बीमारी को समय रहते पहचान पाएंगे और इलाज ले पाएंगे। टखनों की यह सूजन या पैरों की यह सूजन एडिमा कहलाती है। एडिमा अर्थात सूजन। यह दबाने से खड्डा पड़े यानी कि पिटिंग ऑन प्रेशर या दबाने से खड्डा नहीं पड़े ऐसा हो सकती है। यह सूजन एक पैर पे हो, यह सूजन दोनों तरफ हो। सभी प्रकार की यह सूजन अलग अलग कारणों से होती है और सूजन अपने आप में कोई कंप्लीट बीमारी नहीं है, यह किसी अन्य कारण की वजह से होता है। और वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इस तरह की सूजन शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है या सारे शरीर में हो सकती है, लेकिन जब इसकी शुरुआत टिपिकली आपकी लेग्स से हो रही है, टखने से हो रही है, पैरों के पंजे से हो रही है, तो इसका महत्व कुछ अलग है। सूजन वाली जगह को पहचानना कैसे है? सूजन वाली जगह ऑफ कोर्स आपके नॉर्मल जो फुट का साइज है वो आपको मोटा दिखेगा, बड़ा हो जाएगा, अर्थात सूजन आ जाएगी। सूजन वाली जगह नॉर्मल से अधिक तनावपूर्ण हो जाएगी, टेंस्ड हो जाएगी, चमकीली हो जाएगी। वहां की जो नॉर्मल झुर्री है वो कम हो जाएगी और एक फील्ड और टेंस्ड फीलिंग आपको वहां पे फील होती है। पैर आपको भारी फील होगा, चलने में हल्की सी दिक्कत फील होगी, हल्की सी खुजली आपको उसमें फील होती है और इसके ज्यादा दिन तक रह जाने पर स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लैकिश डार्क हो जाएगा। यह सूजन अधिकांशतया दर्द रहित होती है, पेनलेस होती है। दबाने पर खड्डा पड़ता है इस तरह से। एक सेंस ऑफ जकड़न सी भी आपको फील होने लगती है। यह सूजन अगर आपको ज्यादा देर खड़े रहने से, लंबा सफर कर लेने से, बीमारी की हालत में बेड में लगातार लेटे रहने से, ओल्ड एज में, पीरियड से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये कुछ कम सीरियस है और अधिकांशतया हल्का मैनेजमेंट करके ये सूजन डिसअपीयर भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये सूजन बढ़ रही हो, बहुत तेज गति से आ रही हो, साथ में पेन हो और आपके मैनेजमेंट करने पर वो डिसअपीयर नहीं हो रही हो, तो इसे जरा भी नजरअंदाज नहीं करें और तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जो अन्य कारण है ना वो बहुत सीरियस कारण है। उन कारणों में प्रमुख है हार्ट डिजीज। हृदय रोग होने पर पैरों में सूजन शुरू होती है, टखने में सूजन शुरू होती है, क्योंकि जब कंजस्टिव कार्डियक फेलियर होता है तो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और पंपिंग कैपेसिटी कम होने पर बैक प्रेशर फील होता है और वेन्स पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती। ग्रेविटेशनली आपकी लेग्स की कैपिलरीज फ्लूइड को लीक कर देती है और पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है। कभी भी जब भी पैरों में सूजन है तो इसका कारण तो निश्चित रूप से कैपिलरीज के द्वारा फ्लूइड का बाहर आ जाना, टिश्यू फ्लूइड का आपके ब्लड सर्कुलेशन से बाहर आ जाना ही होता है। और लेग्स में क्यों शुरू होती है? क्योंकि ग्रेविटेशनली ये पार्ट नीचे है
और हार्ट से बहुत दूर भी है, इसलिए सूजन यहां से शुरू होती है। किडनी की खराबी अर्थात गुर्दा रोग पैरों में होने वाली सूजन का दूसरा प्रमुख कारण है। निस्संदेह है जो किडनी से रिलेटेड स्वेलिंग होती है उसकी शुरुआत चेहरे से, आंखों के निचले हिस्से से होती है, लेकिन ओवर द पीरियड आपको आपके एंकल रीजन में, पैरों में भी सूजन आना शुरू हो जाता है। किडनी जब पूर्णतया ब्लड को प्यूरिफाई करके पेशाब नहीं बना सकती है, यानी कि बॉडी में से फ्लूइड को बाहर थ्रू आउट नहीं कर पाती है, तब जो फ्लूइड का लोड हो गया वो लोड आपकी टांगों में और चेहरे के, आंखों के नीचे और कहीं भी धीरे धीरे वो रिटेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सूजन हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का एक संकेत है। इसे पहचानना चाहिए और तुरंत इलाज लेना चाहिए। सिंपल कारण भी होते हैं सूजन के, हमेशा डरने की बात हो ऐसा भी नहीं है। सिंपल कारणों में प्रेगनेंसी के दौरान सूजन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस है, यानी कि ऐसा यूट्रस जिसके अंदर बेबी है, उसका प्रेशर जो उसके आसपास की बिगर वेन्स हैं, पेट के निचले हिस्से की वेन्स, उन पे बढ़ता है, तो वेनस रिटर्न जो है वो प्रभावित हो जाता है और सूजन आना शुरू हो जाती है। खून की कमी, एनीमिया हो जाने पर भी सूजन होती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर हो गई है बॉडी में, अगर कोई व्यक्ति लो प्रोटीन डाइट ले रहा है तो भी पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। लेकिन यह सूजन प्रोटीन की कमी वाली थोड़ा थोड़ा बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी होती है। लीवर डिजीज भी इस सूजन का एक कारण हो सकती है। लिवर सिरोसिस हो जाए या लिवर कैंसर हो जाए, पेट का अन्य कोई कैंसर हो जाए, तब पोर्टल हाइपरटेंशन होकर के और धीरे धीरे आपके पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। यह सूजन भी पेट में भी फील होती है और बॉडी में भी धीरे धीरे स्प्रेड आउट हो जाती है। वेन्स की बीमारियां, वेन्स वो खून की नाड़ियां जो ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है, उनकी बीमारियां इस सूजन का बहुत बड़ा कारण है। अगर वेन्स कमजोर हैं तो पैरों में सूजन आती है। वेरिकोज वेन इसका मुख्य एक उदाहरण हो गया। अगर वेरिकोज वेन दोनों तरफ है तो दोनों तरफ, और अगर एक टांग में वेरिकोज वेन है तो एक पैर में भी सूजन संभव है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, बड़ी वेन्स में अंदर क्लॉट्स जमा हो जाकर के उसे ब्लॉक कर देती है, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और इससे पेन के साथ में बहुत पेन होता है और ये मोस्टली एक साइड में पैर में सूजन होती है। और रेयरली आर्टरीज में भी ब्लॉकेज होकर के सूजन देखने को मिलती है, लेकिन ये कम होता है वेन्स में रुकावट होकर के, क्लॉट होकर के या वेरिकोज वेन की वजह से समस्या ज्यादा आती है। कुछ और छोटे कारण भी हैं इस सूजन के, जैसे आपके पैर में चोट लग गई, मरोड़ आ गई, कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, कोई सूजन आ गई इन्फेक्शन की वजह से, पैर में सेलुलाइटिस हो गया, स्किन का इन्फेक्शन हो गया, कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया। ये सूजन जब आएगी तो ये ऑफ कोर्स अधिकांशतया एक साइड में आती है। इन्फेक्शन की वजह से जब सूजन आएगी तो स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है और पेन भी होता है। अगर ये सेलुलाइटिस या इस इन्फेक्शन को नेग्लेक्ट किया जाए तो अल्सर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। वेरिकोज वेन की वजह से आई हुई सूजन में भी इन्फेक्शन होकर के अल्सर हो जाते हैं। अल्सर मीन्स जख्म हो जाना, और इस तरह के अल्सर्स बहुत मुश्किल और धीरे धीरे ठीक होते हैं। बहुत अच्छे इलाज की जरूरत होती है इन अल्सर्स को ठीक करने के लिए। एलर्जी अर्थात एंजियोडीमा किसी भी एक अंग पे सडन स्वेलिंग की वजह बनता है, और अगर
पैरों का नंबर आ गया एंजियोडेमा में, तो यहाँ पे सिंगल साइड में सूजन आ सकती है। अगर दवाइयों की बात करें, कुछ एलोपैथिक दवाइयां पैरों में इस सूजन की वजह बनती है। उनमें से कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, साइकेट्री की दवाइयां, स्टीरॉयड्स, पेन किलर्स, जिन्हें नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, वो सूजन का कारण बनती है। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी सूजन का कारण बनती है। हार्मोन थेरेपी अधिकांश लोगों में सूजन देती ही है, खास करके ईस्ट्रोजन। यह हार्मोन स्वेलिंग पैदा करता है और वो स्वेलिंग लेग्स में हो सकती है, टखने पे हो सकती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, डायबिटीज की दवाइयां, नर्व पेन को ठीक करने की दवाइयां, ये दवाइयां भी सूजन का कारण हो सकती है। लिम्फेटिक्स सिस्टम हमारे शरीर में होता है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए काम आता है। वो पूरा एक अलग चैनल है, उसमें अगर गड़बड़ हो जाए तब भी सूजन यहाँ टखने पे या फुट पे होना शुरू हो सकती है। जब सूजन दबाने पर खड्डा ना बने तो कुछ अलग कारण है। उन कारणों में है लिम्फेडिमा, मिक्सोडिमा और लिपिडीमिया। लिम्फेडिमा मैं आपको बता चुका हूं कि लिम्फेटिक्स में जब गड़बड़ हो जाए तब होता है। मिक्सोडिमा जब थायराइड ग्लैंड के इस रोग की वजह से सूजन आएगी तो दबाने पर खड्डा नहीं बनेगा। और जो लिपिडीमिया है, यह सूजन अत्यधिक फैट हो जाने पर मोटे लोगों में, खास करके फीमेल में अधिक देखने को मिलती है। एक बार फिर से, अधिक वजन वाले लोग अधिक शिकार होंगे इस कंडीशन के। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम है, जिन्हें अधिक खड़ा रहना पड़ता है, जिनको डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, वो लोग सूजन जल्दी एक्सपीरियंस करेंगे, उन्हें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बड़ी उम्र के लोग यानी कि ओल्ड पीपल भी इस तरह की सूजन ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। फीवर हो गया, सेप्टिक हो गया, इन्फेक्शन हो गया, चाहे लोकल हो या होल बॉडी का हो, तब भी सूजन एंकल रीजन में या फीट पे आपको फील हो सकती है। अगर यह सूजन साधारण मैनेज करने से ठीक नहीं हो और तेज गति से बढ़ रही हो, साथ में सांस फूलना शुरू हो गया हो, तो बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए। यह बहुत सीरियस है और जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि यह सूजन जो टांगों से या एंकल से शुरू हुई थी, बढ़ते 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 ऊपर लंग्स तक आ गई है और सांस लेने में दिक्कत फील हो गई है। अब बहुत गंभीर है, इसलिए जरा भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए एंकल से शुरू हो रखी इस सूजन को। आप अपने स्तर पर शुरुआती मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर कारण बड़ा नहीं है तो ऑफ कोर्स उससे आराम मिलेगा। आप खाने में नमक कम खाओ, क्योंकि नमक पानी को बॉडी में रिटेन करता है। ज्यादा नमक खाने वाले लोगों को स्वेलिंग ज्यादा होती है। बहुत देर तक पैरों को लटका के नहीं बैठना चाहिए। ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। और अगर ऐसा मजबूरी है तो बीच बीच में रेस्ट लो। अपने पैरों की उंगलियां, टोज को मूव करते रहो। एंकल को भी मूव करो। अगर आप वॉक कर सकते हो तो जरूर ही फिजिकल एक्टिविटी के रूप में वॉक करें। पेशेंट अगर बेड रिडन है और सूजन है तो भी एक्टिव मोबिलिटी नहीं है, लेकिन पैसिव मोबिलिटी तो कराई जा सकती है। उनके पास बैठने वाले लोग उनके पैरों को सहलाएं, उनके टखने को एक्सरसाइज कराएं, उनके पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज कराएं और पैरों के इस रीजन को पिल्लो जैसा कुछ लगा करके बॉडी से ऊंचा रखें और संभव हो तो उन्हें
चलने के लिए जरूर बोलें। अगर आपको यदा कदा खड़े रहने से, चलने से सूजन होती ही है तो आप अपने शूज को टाइट शूज ना पहने, आप सॉक्स टाइट ना पहने। आप सफर के दौरान या खड़े खड़े जरूर ही अपने टोज को मूव करते रहें। महिलाएं जिन्हें बहुत खड़ा रहना पड़ता है, जिनको सूजन होने लग जाती है, तो अपने टोज में एक बिछिया पहनने से बचना चाहिए। अगर सूजन है और वो साधारण मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रही है, खास करके पेन है, रेडनेस है, जलन है, तो इग्नोर न करें। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि यह इग्नोर करने का विषय है ही नहीं। जिनको सूजन है वो पैरों को साफ सुथरा रखें, हल्का चिकनाई इन पे लगाएं जिससे इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि सूजन वाले पैर में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ठीक करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सपोर्ट स्टोकिंग भी एक तरीका है जो पहन करके सूजन को हल्का सा मैनेज किया जा सकता है। खास करके वेरिकोज वेन वाले लोगों को ये स्टोकिंग्स बहुत यूजफुल रहती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, यह सूजन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। इस कंडीशन की बहुत सारी जो वजह मैंने बताई है, इन्हें जानने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन इसमें कराई जाती है? साधारण टेस्टों में सीबीसी, यूरिन कंप्लीट, ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा किडनी के फंक्शन को जानने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट होंगे, आपका क्रिएटिनिन, आपका यूरिया, जीएफआर, ये सब चेक होगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हो सकते हैं तो ऑफ कोर्स आपको इकोकार्डियोग्राफी करानी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, और बाकी जो कारण है उनको देखने के लिए भी उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशंस जरूरी है। डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म, इनको देखने के लिए शुगर की जांच होगी, T3, T4, TSH की जांच होगी थायराइड को चेक करने के लिए। ब्लड क्लॉट अगर होने का डर है तो आपको अपने लेग्स की कलर डॉपलर कराना होगा। आपको क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम भी चेक करा लेना चाहिए। आपको कैल्शियम कितना है, आपको विटामिन डी कैसा है, ये भी आपकी जांच होनी चाहिए। खूब इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्योंकि कारण तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक है। और अगर कारण मिलेगा तो ही आप इसका इलाज कर पाएंगे, आपका डॉक्टर इसका इलाज तभी कर पाएगा। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि सिंपल डायूरेटिक लेकर के, पेशाब लगने की दवाई लेकर के इस सूजन को आप ठीक कर लो। आप टेम्परेरी आपको लग सकता है कि हाँ जी मैंने डाइटोर ले ली तो ये मेरा ठीक हो गया था। नहीं, आपने लक्षण को हटा दिया। जब तक आप कारण तक नहीं पहुंचेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, ये डाइटोर या कोई भी पेशाब लगने की दवाई ले लेना, ये समस्या से भागना है, समस्या से आंख मूंदना है, और ये बहुत ही गंभीर परिणाम वाला होता है। एक फिजिशियन आपकी डिटेल हिस्ट्री लेगा, आपको जांचेगा, आपको परखेगा, आपके इन्वेस्टिगेशन कराएगा और इलाज देगा, तब जाकर के ये समस्या असल में ठीक हो सकती है। ऑफ कोर्स अगर कारण छोटे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उन कारणों में आप ये वाली मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया है वो आप कर सकते हैं। और कारण का मालूम हो गया तब भी अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सूजन आपकी जो है वो मैनेज रहेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कंट्रोल रहेगी और कुछ कम भी हो जाएगी। होम्योपैथिक सिस्टम में भी इसका अच्छा इलाज है। यहां भी तरीका वही है, इन्वेस्टिगेशन करके पूरी हिस्ट्री लेकर के आपके इस सूजन के कारण तक हम लोग पहुंचते हैं और कारण के बाद में इलाज किया जाता है। सूजन की कोई दवाई, ये दवाई ले लो सूजन ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं तो है और नहीं आपको करने की मैं सलाह देता हूं। ऑफ कोर्स कारण पता चल गया तो इलाज बहुत अच्छा है, चाहे वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी का कारण हो, चाहे एनीमिया हो, किडनी डिजीज हो, लिवर डिजीज हो, आपकी हार्ट डिजीज हो, कारण कोई भी हो, ऑफ कोर्स होम्योपैथी एक कंप्लीट सिस्टम है, उसमें इलाज तो है ही। खूब सारी दवाइयां हैं, इन रोगों को ठीक करने के लिए लक्षणों के आधार पर चिकित्सा होती है, आपकी प्रकृति को जान करके चिकित्सा होती है। प्रमुखतः जो दवाइयां
इस तरह की सूजन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनमें एपिसमेल, कैलकेरिया कार्प, पल्साटिला, ग्रेफाइट्स, बेलाडोना, एपोसाइनम, आर्सेनिक एल्बम, बराइटा कार्प, साइलिशिया, सल्फर, नक्सोमिका, काली म्यूर, ये सब दवाइयां हैं। लेकिन नहीं, आपको नहीं लेनी है दवाइयां, ये डॉक्टर्स के लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि वो एडिमा में इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ छोटा सा वो नहीं है कि हाँ जी आप कोई दवाई ले लोगे और ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस सूजन को मेरे बताए हुए निर्देश के अनुसार आपने जांच लिया, परख लिया, जान लिया, तो निस्संदेह होम्योपैथिक दवाई आपको बहुत मदद करने वाली है और आपके इस सूजन के कारण भी ठीक होने वाले हैं एक अच्छे होम्योपैथिक इलाज के द्वारा। आप सदा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप निरोग रहें। मैं डॉक्टर AK लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। नमस्कार।